अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज के साथ मैं हूं जवेरिया अली और मैं हूं साजिद हसन। मैं जी टीवी का एंकर हूं और मैं फलस्तीन के साथ खड़ा हूं। बुलेटिन का आगाज करते हैं आलम इस्लाम के काबिल फख्र सपूतों के सफाक और काबिज फौजों से जंग से। इसराइल की गासिब रियासत ने फलस्तीनियों पर मजालिम की इंतहा कर दी। गजा में इसराइली बमबारी से 14 बच्चों 3 खवातीन समेत 53 से जायद शहादतें हो चुकी हैं। 320 से जायद अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। हमास के रॉकेट हमलों ने इसराइली फौज के दिफाई पोजीशन पर धकेल दिया है। कई इसराइली शहरों से यहूदियों का इनखला शुरू हो गया है। गजा में आलमी बेहिसी के साए में इसराइली मजालिम जारी हैं। मस्जिद अक्सा में यौमुल कुद्स से शुरू होने वाले मजालिम का सिलसिला दराज होता जा रहा है। इसराइली फौज और इंतहा पसंद यहूदी दहशत गर्दों के मजालिम भी निहत्ते फलस्तीनियों का हौसला पस्त नहीं कर सके। 2000 से जायद फलस्तीनी जख्मों से चूर हो गए। मस्जिद अक्सा में दुरूद और सलाम और नमाज का सिलसिला जारी है। मकबूजा बैतुल मक़दस में निहत्ते फलस्तीनियों से शिकस्त के बाद इसराइली तैयारों ने गजा पर मिसाइल बरसा दिए। गिरती इमारतों की धूल और मासूम बच्चों के जनाजे आलम इस्लाम के काबिल फख्र सपूतों के हौसलों को जिला बख्श रहे हैं। हमास के मुजाहिद दुनिया की जदीद और सफ़ाक फौज का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। देसी साख्ता रॉकेटों ने इसराइल की ताकत का नशा हरन कर दिया है। मज़ाहमती तहरीक के हमलों में इसराइल की दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया गया। तेल के जखीरे में रॉकेट हमलों की वजह से आग भड़क उठी। कई शहरों में रॉकेट गिरने से यहूदियों का इनखला शुरू हो गया। इसराइली बमबारी से गजा से शहादतें बढ़ती जा रही हैं। इसराइली फोर्सेस के जंगी जराइम का निशाना मासूम बच्चे और औरतें बन रही हैं। शहदा में ज्यादा तादाद मासूम बच्चों और औरतों की है। गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी फौरी बंद की जाए। हमास ने तल अवीव के रिहायशी इलाकों पर 100 रॉकेटों की बारिश से इसराइल को खबरदार कर दिया। पहली बार हमास के रॉकेटों से कोई इसराइली शहर महफूज नहीं रहा। तल अवीव, बैतुल हुनून और अस्कलान समेत मुख्तलिफ शहरों में खतरे के अलार्म बजाए जा रहे हैं। सहयूनी अहम इमारतें छोड़कर भाग रहे हैं। כנסו לבפנים, איפה הזה? כנסו! वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अमरीकी दानिश्वर नोम चॉम्स्की की तहरीर भी ट्वीट की। नोम चॉम्स्की ने इसराइली मज़ालिम पर फ़लस्तीनी नौजवान की दास्तान को बयान किया था। वज़ीर आज़म ने निहत्ते फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि बतौर वज़ीर आज़म फ़लस्तीन के साथ खड़ा हूँ। दुनिया भर में इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज भी जारी है। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए अमरीका और बरतानिया समेत मुस्लिम ममालिक कुवैत, ओमान, ट्यूनिस, उर्दन और तुर्की में भी मुजाहरे किए गए हैं।
مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دنیا بھر کے عوامی مظاہروں میں شدت آ گئی ہے۔ فلسطینیوں پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے خلاف نیو یارک میں مظاہرہ کیا گیا، جس میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ برطانوی شہر لندن میں بھی فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی مارچ اور مظاہرے کیے گئے۔ استنبول میں مظاہرین نے مظلوم فلسطینیوں کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت رکوانے کا مطالبہ کیا اور عالمی طاقتوں سے کردار ادا کرنے پر زور دیا۔ فلسطین میں جاری وحشیانہ کارروائیوں کے خلاف عالمی برادری کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب، ایران، اردن، قطر اور مراکش سمیت دیگر عالمی رہنماؤں کی جانب سے بھی سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ صہیونی فوج کی جانب سے گزشتہ 5 روز سے فلسطین میں قیامت ڈھائی جا رہی ہے۔ معصوم، بے گناہ اور نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی بربریت پر عالمی برادری بھی بول اٹھی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ اس موقع پر ترک صدر کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو مل کر اسرائیل کو سبق سکھانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل کی جانب سے اسرائیل کو سخت پیغام جانا چاہیے۔ اس موقع پر روسی صدر پیوٹن نے فلسطین میں اسرائیلی مظالم پر تشویش کا اظہار کیا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بھی اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ اسرائیل اور فلسطین تنازع کی شدت کو بڑھانے سے پیچھے ہٹ جائیں، فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ برطانیہ کو تشدد اور شہری ہلاکتوں پر گہری تشویش ہے، چاہتے ہیں کشیدہ صورتحال جلد ختم ہو جائے۔ مصری وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں فلسطین پر حملوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ مصری وزیر خارجہ سمیہ شوکری نے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی عرب، ایران، اردن، قطر اور مراکش سمیت دیگر عالمی رہنماؤں کی جانب سے بھی فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں پی ٹی آئی اور سنی تحریک کی جانب سے ریلی اور مظاہرہ کیا گیا۔ لاہور اور پشاور میں جماعت اسلامی کی زیر اہتمام مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد نقوی نے عید الفطر سادگی سے منانے کا اعلان کیا ہے۔ معصوم فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کے خلاف کراچی میں پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا۔ رکن سین اسمبلی خرم شیر زمان نے کہا کہ اس بدترین ظلم کے خلاف تمام امت مسلمہ کو متحد ہونا ہوگا۔ ہماری بہن بھائیوں کے اوپر فلسطین کے اندر جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے اوپر بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو پیٹا جا رہا ہے، ربر بلٹ چلائی جا رہی ہیں۔ ہماری مسجد الاقصی اس کے اوپر حملہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر علی زیدی بولے کہ اسرائیل کھلے عام دہشت گردی کر رہا ہے، پوری قوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمین پہ قبضہ کر لیا۔ یونائٹڈ نیشنز کے بڑے سارے ریزولوشنز ہیں، وہ سارے ریزولوشنز کو ڈیفائی کیا اور کھلے عام دہشت گردی کر رہا ہے۔ مسجد اقصی پر حملے کے خلاف کراچی پریس کلب کے باہر سنی تحریک کی جانب سے بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام اسرائیلی مظالم کے خلاف لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج کیا گیا۔ ہماری مرضی سے جینے کا حق ادا کرو۔ پشاور میں بھی جماعت اسلامی کی جانب سے فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے اسرائیلی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ادھر ملت جعفریہ نے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے عید الفطر سادگی سے منانے کا اعلان کیا ہے۔ علامہ ساجد نقوی نے اپنے بیان میں کہا کہ عید پر مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کو یاد رکھا جائے۔ غزہ اور مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی مظاہرین نے باضمیر انسانوں کو اسرائیل کی مذمت پر مجبور کر دیا ہے۔ کھلاڑیوں اور فنکاروں نے نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے سفاکیت کو عالمی ضمیر پر بوجھ قرار دیا ہے۔
فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم نے ہر باضمیر انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ کھلاڑیوں اور فنکاروں نے بھی اسرائیلی مظالم کی کھل کر مخالفت کی ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے فلسطینیوں پر مظالم کو انسانیت پر حملہ قرار دیا۔ ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان ڈینن سیمی اور جنوبی افریقہ کے فاسٹ بالر عبادہ نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ مصری اور انگلش کلب لیورپول کے فٹ بالر محمد صلاح نے برطانوی وزیر اعظم سے اسرائیلی مظالم کو رکوانے کا مطالبہ کیا۔ فلسطینی نژاد امریکی سپر ماڈل جی جی اور بیلا حدید نے اسرائیلی مظالم کو عالمی ضمیر پر بوجھ قرار دیتے ہوئے کہا کہ تاریخ سفاکانہ خاموشی کو معاف نہیں کرے گی۔ نیلم منیر نے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مسجد الاقصی کی خوبصورت تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یا اللہ کشمیر فلسطین کو آزادی اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو شیطان کے شر اور دشمنوں سے تحفظ عطا فرما۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ مصدقہ شہادت ابھی بھی موصول نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت چیف رپورٹر اسلام آباد انتظار حیدری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیل جانیں گے۔ انتظار ذرا بتائیے گا کب تک حتمی اعلان کیا جائے گا؟ جی دیکھیں، مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت جاری ہے۔ 3 گھنٹے سے زائد ہو گئے ہیں، یہ اجلاس ابھی تک جاری ہے اور کل روزہ ہوگا یا عید ہوگی اس کا فیصلہ کرنا ہے رویت ہلال کمیٹی نے، اور پورے ملک سے شہادتیں جو ہیں وہ موصول کرنی ہیں۔ کچھ شہادتیں جو زونل کمیٹی پشاور کو موصول ہوئی ہیں اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ اور پشاور کے کچھ علاقوں سے جو شہادتیں براہ راست رویت ہلال کمیٹی کو موصول ہوئی ہیں ان کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے کہ آیا کس حد تک یہ شہادتیں درست ہیں یا یہ غلط ہیں، اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ البتہ جو چیئرمین رویت ہلال کمیٹی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کی قیاس آرائی سے گریز کیا جائے۔ رویت ہلال کے حوالے سے ہم مکمل طور پر جائزہ لے کر شہادتوں کی تصدیق یا تردید کر کے پھر فیصلہ کریں گے کہ آیا کل عید الفطر منائی جائے گی یا پھر کل رمضان المبارک کا 30واں روزہ ہوگا۔ اس لیے رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس سے پہلے، اس کے اعلان سے پہلے کسی قسم کی رویت کا اعلان نہ کیا جائے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی شہادتوں کا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے، وہ جیسے ہی شہادتیں موصول ہوتی ہیں اور مصدقہ ہوتی ہیں تو اس کے بعد پھر رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس اختتام پذیر ہوگا۔ اس کے بعد پھر میڈیا بریفنگ دی جائے گی اور پھر بتایا جائے گا کہ آیا کل عید ہوگی یا پھر کل 30واں روزہ ہوگا۔ جی انتظار حیدری، شکریہ آپ کا۔ بلوچستان کے علاقے دشت اور تربت میں عید الفطر کا چاند نظر آ گیا۔ گوادر سے تعلق رکھنے والے سینیٹر کوہدہ بابر نے چاند دیکھنے والے افراد کی تفصیلات ٹویٹ کر دیں۔ کوہدہ بابر نے چاند دیکھنے والے افراد کے موبائل نمبرز بھی شیئر کیے ہیں۔ کوہدہ بابر نے گزشتہ سال بھی رویت ہلال کمیٹی کو شہادتیں ریکارڈ کرائی تھیں۔ حکومت نے شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کمیٹی نے شہباز شریف کا نام ای سی ایل پر ڈالنے کی سفارش کی ہے۔ وزارت داخلہ نے 90 دن میں شہباز شریف کی ریویو کا فیصلہ کرنا ہے۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ شہباز شریف کو باہر جانے دیا تو تمام کیسز التوا کا شکار ہو جائیں گے۔ تینوں اراکین نے اتفاق رائے سے آڈیو لنک پر شہباز شریف کا نام نیب کی درخواست کو تسلیم کرتے ہوئے ای سی ایل میں ڈالنے کی کیبنٹ کو سفارش کی ہے۔ نمبر 2، ان کو ریویو کا رائٹ ہے۔ شہباز شریف وزارت داخلہ کو 15 دن کے اندر درخواست کر سکتے ہیں، اور وہ خود اپیئر ہونے کی بھی درخواست کریں تو ان کی ہم اپیئر ہونے کی درخواست بھی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اور 90 دن کے اندر ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ شہباز شریف کے ریفرنس کے اوپر یہ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، شہباز شریف کا اس وقت مقدمہ جو ہے وہ چل رہا ہے لاہور کی احتساب عدالت میں، نہ صرف ایک کیس میں جو کہ یہ ٹی ٹی والا اور منی لانڈرنگ والا کیس ہے، ان کے 3-4 اور کیسز بھی ہیں جس میں رمضان شوگر مل کا کیس ہے، چودھری شوگر مل کیس میں یہ ملزم ہیں۔ اب اگر شہباز شریف کو اس وقت جانے دیا جاتا یا جلے جاتے تو وہ تمام کیسز جو ہیں وہ التوا کا شکار ہو جاتے، اور باقی جو اس کے اندر کو اکیوزڈ ہیں ان کی بھی حق تلافی ہوتی۔ حدیبیہ پیپر ملز آئی اوپنر کیس ہے۔ معاون خصوصی فردوس حاجی کاوان نے شریف خاندان پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شاہی خاندان نے ہمیشہ قانون کو یرغمال بنایا۔ قانون کی عملداری کو یقینی بنانا حکومت کا فرض ہے۔ حدیبیہ پیپر ملز کیس میں حقیقت تک پہنچیں گے۔ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے جس کی پردہ داری کی جا رہی ہے۔ حکومت حقیقت تک ضرور پہنچے گی۔ خاندان نے ہمیشہ قانون کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا
यरगमाल बनाया, घर की लौंडी बनाया, तो वो समझ रहे हैं कि कानून आज भी उनका गुलाम है। कानून की पासदारी यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज़ है। अगर इस केस में उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं है, कोई गलतकारी स्याहकारी नहीं उजागर होती इस केस में, तो उन्हें पिस्सू क्यों पड़ गए हैं, उन्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है? वो इसी तरह सीना ठोक के कहें आए करें इंक्वायरी करें इन्वेस्टिगेशन। दाल में कुछ ना कुछ काला है जिसकी पर्दादारी है और जिसको छुपाया जा रहा है और जिसका खौफ है कि कहीं ये हकीकत अयां ना हो जाए, तो हम हकीकत तक पहुँचेंगे। हुकूमत को घर भेजने के लिए हिकमत अमली क्या होगी, तजावीज़ तैयार करें। मौलाना फजलुर रहमान ने PDM इत्तेहाद में शामिल जमातों से तजावीज़ तलब कर ली। तमाम जमातों को सरबराही इजलास से कबल पार्टी इजलास बुलाने की हिदायत की गई है। लॉन्ग मार्च के प्लान की तैयारी, धरने और पार्टियों के असम्बलियों से इस्तीफों के लिए लाइन ऑफ एक्शन भी मांगा गया है। खबर आपको देंगे, रावलपिंडी में लॉकडाउन के 5वें रोज भी SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया मुतहरिक रही। दिन भर 23 ताजिरों को हिरासत में लेकर भारी जुर्माने आयद किए गए। मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम हाशमी। खुर्रम, बताइएगा मजीद क्या कार्रवाइयाँ हुई? जी, आज बता चलूँ कि पाँचवा रोज़ है लॉकडाउन के हवाले से। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो सुबह से जो ताजिर बरादरी और पुलिस या इंतजामिया में आग मचोली का सिलसिला था वो तो जारी रहा, लेकिन क्योंकि ताजिरों का भी यही कहना है क्योंकि ईद है और लोग शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो उन्हें सहूलत फराहम की जाए। तो हम देख रहे हैं कि इस हवाले से जो है कुछ नरमी भी है, लेकिन पुलिस इंतजामिया जो है वो अपनी कार्रवाई भी जारी रख रही है। तकरीबन 23 अफराद को जो है ताजिरों को उन्होंने हिरासत में लिया है, जुर्माने भी किए हैं। तमाम इस वक्त आपको बता चलूँ कि मैं राजा बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ जो है जगहों पर हल्की फुल्की सी शॉपिंग ज़रूर नज़र में आ रही है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ख़रीद सकें, लेकिन क्योंकि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है, जो शहरियों का भी ये कहना है कि उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं अपनी ख़रीदारी के हवाले से। लेकिन क्योंकि इंतज़ामिया का कहना है कि कोरोना के हवाले से उन्हें ये अहकामात हैं कि वो सख्ती से इस हवाले से अमल दरामद करें। तो दोनों सूरतों में हम देख रहे हैं कि ये कोशिश की जा रही है कि ताजिर बरादरी की जानिब से कि वो अपनी जो है वो शॉपिंग का सिलसिला करवा सकें, लेकिन इंतज़ामिया भी कार्रवाई कर रही है। तो जो यहाँ पर राजा बाज़ार में भी चंद ही जो है पथारे हैं, जो रेडियाँ हैं, वहाँ पर कुछ ख़रीदारी ज़रूर हो रही है, लेकिन जो बड़े शॉपिंग मॉल हैं उनका मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। जी, बात करेंगे लाहौर की, जहां मुकम्मल लॉकडाउन के बावजूद SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। CCPO लाहौर की हिदायत पर 211 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, जबकि ज़िला इंतजामिया दर्जनों मकामात को सील कर चुकी है। पुलिस की कार्रवाइयों के बावजूद भी शटर शॉपिंग जारी है। मजीद जान लेते हैं वकार शौकत से। जी वकार। जी बिल्कुल, लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन के बावजूद जो है वो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। पुलिस की जानिब से 24 घंटों के दौरान जो है वो 211 के करीब जो है वो मुकदमात दर्ज किए, जिनमें से सिर्फ मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ जो है वो 115 के करीब मुकदमात दर्ज हुए और 96 उन अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए जो दीगर SOPs की खिलाफ वर्जी करने में जो है वो सरफरिस्त थे। कोरोना वायरस की वबा इस वक्त ख़तरनाक है। जिस तरह से जो है 50% से ज़ायद उन अफराद को जो है वो इस वक्त दाखिल किया हुआ है जो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पर हैं। दूसरी जानिब मरीज़ जो है वो 24 घंटों के दौरान 400 से ज़ायद मरीज़ भी रिपोर्ट हुए हैं और 25 अफराद जान की बाजी भी हार चुके हैं। चूँकि ईद में जो है वो एक रोज़ रह चुका है और इसी हवाले से तमाम लोग जो है वो शॉपिंग करने के लिए बड़े बेताब हैं। दुकानें बंद देख कर वापस भी चले जाते हैं, लेकिन कुछ मार्केटों में ये सूरत हाल है कि शटर उठाकर जो है वो ग्राहकों को जो है दाखिल किया जाता है और शॉपिंग का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब पुलिस भी जो है वो SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुतहरिक हैं। जी, लाहौर की तरह कराची में भी कवायद और ज़वाबित की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें खुली हुई हैं और कारोबारी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। SOPs पर अमल दरामद कराने वाला कोई नहीं। बात करेंगे वसीम हैदर से, जो इस वक्त जमशेद क्वार्टर्स में मौजूद हैं। वसीम, यहाँ आपने क्या सूरत हाल देखी? हाँ जी बिल्कुल, मैं सर मौजूद हूँ जमशेद क्वार्टर्स में, जहाँ पर आपको मेरे कैमरामैन सलीम दिखाएंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो क्या है। अब तकरीबन तमाम ही बाज़ार जो है वो खुला हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये खाने पीने के ये स्टॉल है, या आम का जूस है, यहाँ पर लिमका है, बर्गर वाला है, डब्बू है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम जो दुकानें हैं मेरे राइट की तरफ वो भी जो है वो मुकम्मल तौर पे यहाँ पे खुली हुई हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आज शाम 6 बजे के बाद सख्त तरीन जो है वो लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, मगर शहर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी इन पर अमल दरामद नहीं हुआ है, बल्कि इन अहकामात को जो है वो धज्जियाँ बनाकर उनको उछाल दिया गया है। किसी किस्म की कोई SOPs का
ख्याल नहीं रखा जा रहा है। यहाँ लोग बड़ी तादाद में जो है वो एक दुकान पर जमा होकर सौदा सलफ लेने में मशहूर हैं। पान की दुकानें यहाँ खुली हुई हैं, चाय के होटल यहाँ खुले हुए हैं, बर्गर वाले यहाँ पे खुले हुए हैं, सारे ही दुकानें और पूरी शॉप्स यहाँ पर खुली हुई है, मगर ज़िले इंतज़ामिया और इलाके की थाने की पुलिस जो है वो बेखबर है। जी। और लॉकडाउन के बायस जहां दीगर माशी सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गई हैं, वहां दर्जी हजरात भी शदीद परेशानी से दो चार हैं। कहते हैं कि मार्केटें बंद होने के बायस ऑर्डर्स पूरा करने में मुश्किलात का सामना है। देखते हैं कराची से शारका कमाल की रिपोर्ट। ईद उल फितर सर पर आ गई, नया सूट जेब तन करने का हर किसी का मन चाहता है। ऐसे में दर्जियों को सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती। लेकिन इस बार कोरोना लॉकडाउन में जहां हर तरफ सन्नाटे का राज है, वहीं दर्जी हजरात भी परेशान हैं। कहते हैं कि सारी मार्केटें बंद हैं, पहले ही ऑर्डर्स कम मिले हैं, अब कोई सामान भी दस्तयाब नहीं। ऐसे में ऑर्डर कैसे पूरे करें? बड़ी मुश्किल से हम 2 सूट बड़ी मुश्किल से बना रहे, बुकिंग की वैसी पड़ी हुई है, कस्टमर पर कॉल की जा रहे हैं और काम बन नहीं रहा। वर्कर तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही हैं। कोरोना लॉकडाउन ने दर्जी हजरात को भी सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। कोरोना लॉकडाउन ने जहां दीगर हजरात की मुश्किलात में इजाफा किया है, वहीं दर्जी हजरात भी परेशान हो गए हैं। पहले ही ऑर्डर्स कम मिले हैं और जो मिले हैं वो कोरोना लॉकडाउन के बायस पूरे नहीं कर पा रहे। कैमरामैन राना उबैद के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर अंजला एंगलर की मुलाकात हुई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खत्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान अमन अमल में पेशरफ पर तफसीली बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान ने मुखलिसाना तौर पर अफगान अमन अमल की हिमायत की। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने खत्ते के अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। एंजला एंगलर ने दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के फरोग के अज़्म का इआदा किया। सीपैक के तहत तवानाई मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि कैरोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर 88% काम मुकम्मल हो गया है। मंसूबे पर 1 अरब 72 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी होगी। दरियाए जेहलम पर बनने वाले हाइड्रो पावर मंसूबे से 5000 अफराद को रोजगार मिलेगा। ये मंसूबा अप्रैल 2022 तक मुकम्मल हो जाएगा। महकमा मौसमियात ने 16 मई को बहेरा अरब में समंदरी तूफान का खदशा जाहिर कर दिया। सिंध के माहीगीरों को 14 मई से गहरे समंदर में जाने से गुरेज करने की हिदायत भी जारी कर दी है। सिंध की सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ने 16 मई को बहर अरब में ट्रॉपिकल साइक्लोन का खदशा जाहिर किया है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक जुनूब और जुनूब मशरक में गहरे बादल मौजूद हैं, जिसकी वजह से 14 मई को बहर अरब में हवा का दबाव बन सकता है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन सेंटर के मुताबिक अभी तक पाकिस्तान की किसी भी साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम को मुस्तकिल मॉनिटर करने के साथ साथ मुतालिका इदारों को तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया जाता रहेगा। सिंध के माहीगीरों को खदशात के पेश नजर मशवरा दिया गया है कि 14 मई से गहरे पानी में जाने से गुरेज करे। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ट्रॉपिकल साइक्लोन के खदशे के बायस अलर्ट जारी कर दिया है। असिस्टेंट डायरेक्टर ने जिला के माड़ी, गरबी, जुनूबी, शर्की, ठट्टा, सजावल और बदीन के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासले अरसाल कर दिए हैं, जिसमें तमाम DCs को अपने अपने अजला में एहतियाती इक़दामात उठाने और साहिली पट्टी के मकीनों को खदशे से आगाह करने की दरख्वास्त की है। शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। और खेल के मैदान से खबर यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जारी नई रैंकिंग में पाकिस्तानी बॉलर्स और बल्लेबाज नुमाया बेहतरी हासिल करने में कामयाब रहे हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में उम्दा कारकर्दगी पर शाहिनशाह आफरीदी, हसन अली और नुमान अली ने आलमी दर्जाबंदी में करियर की बेहतरीन पोजीशन हासिल की है। हसन अली 6 दर्जे तरक्की करके 14वीं पोजीशन पर आ गए हैं। शाहिनशाह आफरीदी 9 दर्जे तरक्की के बाद 22वें नंबर पर आ गए। नुमान अली करियर की बेहतरीन 46वीं पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहे। डबल सेंचुरी बनाने वाले आबिद अली 40वें नंबर पर आ गए हैं। अजहर अली भी सेंचुरी की बदौलत 4 दर्जे तरक्की पा चुके हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।